अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं दुर्दाना नजम और जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक बार फिर इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है इश्तियाक अली महकरी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है और इन्होंने खलीज टाइम्स में भी सर्व किया हुआ है। इश्तियाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए टाइम निकाला। इश्तियाक साहब, आप ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने मतलब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा दबंग तरीक जो उनका एक स्टाइल है, उसी स्टाइल से उन्होंने अपना स्टार्ट लिया टू। और उन्होंने दो स्पीचेस की, आपने भी सुनी होंगी। एक तो उन्होंने जाहिर है वो करनी थी जो उनकी इनॉग्रेशन की थी, और एक उन्होंने अपने सपोर्टर्स के सामने की जो इनॉग्रेशन भी की। उसमें उन्होंने बड़ी फिर भी तहम्मुल के साथ का मुजाहरा किया, लेकिन जो सपोर्टर्स के सामने की उसमें उन्होंने वो हमें पुराने वाले ट्रम्प नजर आए, बड़े जारहियत वाले, बड़े डिफेंसिव और बड़ा एग्रेशन उनके अंदर था। अच्छा, उन्होंने आते ही ज़ाहिर है अमेरिका प्रेसिडेंट जब भी आते हैं तो वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत वो बहुत सारे काम जो है फौरी तौर पर करते हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा इश्तियाक साहब आप बताएं कि आपकी नज़र में जो उन्होंने आते ही जो फैसले लिए हैं, कुछ मैं चाहूंगी कि आप एक तो उसको बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि हमें वो किस तरह से हमारे रीजन को किस तरह से वो उसका इम्पैक्ट आ सकता है, और फिर उसके बाद आप फिर पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकते हैं कि स्पेसिफिक करें कि फिर हमारी यहाँ उसको रिस्पॉन्स हमारी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच दुर्दाना, इट्स अगेन अ प्लेजर टू बी बैक ऑन योर शो। हम्म। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में वापस आना एज 47th प्रेसिडेंट इज रियली एन एपोक मेकिंग इवेंट है वो। और अमेरिकन हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर है ये। और ये इट इज द बिगिनिंग ऑफ पॉपुलिज्म इन अमेरिका। वो पॉपुलिज्म जिसको जो इस वक्त पूरी दुनिया के कई मुल्कों मतलब 60 से ज्यादा ममालिक में जो है वो पिछले कई सालों में पॉपुलिज्म का उरूज नजर आया है। हमारे यहाँ भी हम्म। पॉपुलिज्म है, लेकिन हम लोग उसको शन करने की कोशिश करते हैं, हम लोग उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉपुलिज्म जो है सही नहीं है। लेकिन अमेरिका ने पॉपुलिज्म को वोट किया है और इंतहाई डिसाइसिव वोट दिया है। यहाँ तक के कि सारे 7 स्विंग स्टेट्स जो है वो रिपब्लिकन्स को गए, पूरे के पूरे 13 इलेक्टोरल वोट्स उनको गए। और उसके अलावा 50 के करीब जो तमाम के तमाम स्टेट्स में इट वेंट रेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इसमें जो क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है वो ये है कि ही फॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस टू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रंप वो था जिसको ना सिर्फ मार्जिनलाइज कर दिया गया था, बल्कि वो कैपिटल हिल अटैक के बाद उसको जो है वो मुझे लग रहा है कि उस पर भी जो है ना वो कांटा लगा दिया गया था उसके ऊपर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। बट ही हैज फॉट बैक फ्रॉम नोवेयर और उसने फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ उसने अपने आप को गेन किया। और उसकी जो पूरी कैंपेन थी, और अब जैसा कि उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव 9 डिक्लेरेशंस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए पहले दिन, वहां तक का जो सफर है उसमें उन्होंने एक पॉइंट को उन्होंने अपना सरनामे कलाम रखा कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ऐसा उन्होंने कहा तो ये उन्होंने किसी पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक इस तरीके से उसको आर्टिकुलेट किया कि ही ब्रेड डिसगस्ट, सिवियर डिसगस्ट अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स। उन्होंने जो बाइडेन को हर जगह आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दिस एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि उनके ही हैड द ऑडेसिटी कि उन्होंने अपनी ओपनिंग जो स्पीच थी उसमें उन्होंने, जबकि 5 सिटिंग एक्स प्रेसिडेंट्स पीछे बैठे हुए थे उनके और जो बाइडेन खुद बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज रूइंड अमेरिका, दिस वाज एन इनएफिशिएंट करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बिल्कुल ही टुक नो कॉलम्स इन सेइंग दैट। और यही उनकी स्ट्रेंथ है और यही उनका जो है वो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें उन्होंने ये प्रूफ किया, उन्होंने अमेरिकन सामने प्रूफ किया कि द पॉलिटिशियंस बिकेम रिचर एंड रिचर। द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हैड इट्स ओन वे, जिसको वो डीप स्टेट कहते हैं और जिसको आप कंट्रोलाइज करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि द अमेरिकन्स वेंट डाउन इन्फ्लेशन की वजह से, ओपनिंग ऑफ इमिग्रेंट्स की वजह से, फ्लडिंग ऑफ टैरिफ्स की वजह से। उस वजह से उन्होंने कहा कि अमेरिका हैज गॉन डाउन एंड ही वांट्स टू रीबाउंस अमेरिका। तो मेरा ख्याल है ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें अमेरिका फर्स्ट को रखा। और जो उन्होंने आप जैसे कहा आपने कि जो 9 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि ही वांट्स टू लीड अमेरिका फ्रॉम द फ्रंट। और उसमें ये कोई हैरत की बात नहीं, हर प्रेसिडेंट शायद यही कहता है शुरू में। लेकिन उन्होंने जो 3 इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं उसमें ये कि एक तो पेरिस क्लाइमेट से एग्जिट करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को स्नप करके उन्होंने उसकी सारी फंडिंग बंद कर दी, जो कि 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। यानी तकरीबन 6.8 बिलियन डॉलर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फंड है, उसमें से तकरीबन 1.68 बिलियन या 6 बिलियन के 1.6 के करीब अमेरिका देता है। यानी अराउंड 30%
से कुछ कम। तो उसको बंद करने का मतलब है कि ही हैज पुट अ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट द वर्ज ऑफ ब्रिंक। वो सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं कि ही वांट्स टू से कि जो प्रीवियस पॉलिसीज थी उसने दे वर वेरी अन अमेरिकन एंड दे लेट डाउन अमेरिकन। और फिर उन्होंने जिस तरह इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैक डाउन करने का कहा है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो फ्लरिश करेगा, ना कि इनडायरेक्टली डीप स्टेट coming to run America. And I think it's a marked departure and it is going to have ramifications for the world at large. लेकिन इश्तियाक साहब, आपको नहीं लगता कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो, उनका ऑब्वियसली मैंडेट तो यही है कि दुनिया भर में ज़ाहिर है, वैसे तो उनकी भी कोई बात नहीं सुनता। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये पेंडेमिक आया, जब ये मतलब ये भी पेंडेमिक से पहले, मतलब जब कोविड शुरू हुआ और हाथ पांव जोड़ा था WHO, और मैं उन दिनों में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में काम करती थी, तो मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स मतलब जो मैंने पढ़ी थी जिसमें ये पेशेंट गोई बहुत पहले से की गई थी कि कोई भी इस किस्म का पेंडेमिक जो है वो आ सकता है। तो जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ममालिक है, सबको प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन वही WHO की कोई बात, उसी तरह से UN है ना, यूएन की कोई बात सुनता है ना उसकी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कोई बात सुनता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो कोई पुराना गुस्सा है बाइडेन, नहीं है। उस वक्त भी इनको था कि ये उस वक्त भी धमकियां देते थे कि मैं, जब ये कोविड वगैरह सारा स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहा था कि हम इनकी जो है ना वो फंडिंग बंद कर देंगे, क्योंकि चाइना को WHO बहुत धमकियां देता था, लेकिन चाइना ने इनकी कोई बात ही नहीं सुनी थी उस वक्त। जी बिल्कुल आपकी बात सही है बजा। वो उसमें असल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ट्रम्प का जो ग्रीवेंस है वो ये है कि जब ये पेंडेमिक आया तो पहले तो ही वाज वेरी स्केप्टिकल, ट्रम्प और उसके रिपब्लिकन जो बहुत सारे थे वो स्केप्टिकल थे। वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इट्स अ रियल पेंडेमिक दैट इज गोइंग टू हार्म पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें उन्होंने दूसरी बात ये देखी कि ऑल द इनिशिएटिव्स वर लेड बाय चाइना एंड अमेरिका वाज ऑन अ टेल टीजिंग एंड। मतलब अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया, वैक्सीन भी जो अमेरिका में बना वो बहुत बाद में बना, सबसे पहले चाइना से आया। और उसके बाद जो है वो सारी जो फिर जो ट्रम्प कहना चाह रहा है वो ये है कि अमेरिकन वर टेकन फॉर अ राइड, और उसमें उनको सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको पे करने पड़े, बट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑन द रिसीविंग एंड। और अमेरिका जो है उसमें बिल्कुल एक अनचार्टेड पैथ में चल के गया, जिससे अमेरिका की न सिर्फ लीडरशिप हार्म हुई बल्कि चाइनीज मोनोपोली इतनी हुई कि इट हैज वेंट ऑल द वे। इसकी वजह से उसको क्रिटिसाइज कर रहा है और मेरे ख्याल है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, लेकिन वो जरूर वापस आ जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे कम से कम 2 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें अमेरिका ने विड्रॉ किया या विड्रॉ करने की धमकी दी, लेकिन उसके बाद वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इस किस्म के UN के दीगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो वापस गया है। तो बट अमेरिका हैज मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी है दैट इज गोइंग टू टेक इट वेरी सीवियरली। अच्छा इश्तियाक साहब, हम देख रहे हैं कि जैसे ही सेरेमनी होती है उसके बिल्कुल दूसरे दिन ही फौरी तौर पर क्वाड का, क्योंकि वहाँ जापान के भी वजीर खारजा गए हुए हैं, इंडिया के वजीर खारजा गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी गए हुए हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में तो ये हो ही रहा है, 4 ही मेंबर है क्वाड के। और वहाँ फौरी तौर पर क्वाड की जो है वो पहली आप मीटिंग जो है वो अरेंज की जाती है और उसको किया जाता है। और उसकी वजह ये है कि वो जो नए सेक्रेटरी आए हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था, उन्होंने कहा था कि भी वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंस अगेंस्ट चाइना। और उनको और तो ये इतनी क्या उजलत है, मतलब इतनी क्या जल्दी है कि फौरी तौर पर उन्होंने क्वाड का एक मीटिंग भी कर ली। और देखिए ऐसे लगता है कि बड़ा सोच समझ के इन्होंने लोगों को बुलाया वहां के, क्योंकि वो देखिए इसमें ये कि ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत, अब उसने आने से पहले ही उसको बहुत क्लियर कर दिया उसने, और फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1945 है कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अपेरेंटली अभी तक तो जो है उन्होंने ये कहा है कि दे डोंट वांट टू हैव अ कन्फ्रंटेशनल अप्रोच विद एनी कंट्री। उसमें उन्होंने कहा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर्स, यहाँ तक कि उसने यूक्रेन की वो वॉर को भी उसने कहा है कि बिकॉज वाइल ट्रम्प इज अ डील मेकर, तो वो समझता है कि हर जगह डील के जरिए बात होनी चाहिए, तो वो चाइना को भी एंगेज करना चाह रहा है। तो चाइना के साथ जो अमेरिका की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी थी कि उसको कॉर्नर किया जाए और उसको आइसोलेट किया जाए, बट ट्रम्प्स बिलीव इन एंगेजिंग चाइना, ट्रम्प्स बिलीविंग इन एंगेजिंग रशिया। तो कॉट का जो इजलास है उसमें यह है कि जो अमेरिका के जो 2 बड़े अलाइज है इस वक्त रीजन में, वो साउथ कोरिया है
और हाँ, जापान है, और उसके अलावा जापान, इंडिया तो खैर वो इंडिया, एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो, लेकिन है कि उसमें तो जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, अमेरिकन बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना है और अमेरिकन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए जो ना दे आर गोइंग टू रीओरिएंटेड। और ये मैं एक बात और कहता चलूं जो कि आपके शो के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वो ये कि पहली मर्तबा है कि अमेरिका जो है वो इज टेकिंग ऑन इट्स अलाइज नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले तो वो अफगानिस्तान में घुसो, वो बकौल हमारे शाहिद मसूद साहब के हबरदूस कर दो उधर, अफगानिस्तान को कर दिया, फिर हमारे पीछे लग गए या फिर किसी और इस किस्म के दूसरे ममालिक के पीछे लग गए, मिडल ईस्ट में चले गए। लेकिन इस बार ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि इट इज गोइंग टू डील विद रियल इश्यूज विद इट्स अलाइज। अब चाइना के साथ उसने कहा कि चाइना के साथ टैरिफ का मसला होगा, अमेरिकन मार्केट्स जो है इस तरह थ्रोन ओपन नहीं होंगे जैसे इससे पहले हुआ करते थे, और उसने कहा कि पनामा कैनाल पे जो चाइनीज सुजैनिटी है उसको चेक करेगा, और उसने क्लियरली कहा कि जिमी कार्टर्स डिसीजन वाज अ ब्लंडर। उसने एक से एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा अपनी स्पीच में भी कहा। उसने कहा कि दे आर गोइंग टू रीवर्क अ डील ऑन दैट। ब्राजील के बारे में जब बात आई तो उसने तो ये क्लियरली कह दिया कि आई एम विलिंग टू वर्क विद ब्राजील बट वी डोंट नीड ब्राजील, ब्राजील माइट नीड अस। तो बहुत ही एक किस्म का उसका जो अपना एक स्टाइल है उसमें था। और उसके बाद उसने कहा कि ही इज गोइंग टू टेक ऑन कनाडा, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 सालों में स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कम से कम 10 मिलियन लोग जो है वो अमेरिका से, सॉरी कनाडा से अमेरिका है। अमेरिका में आते हैं, वहां बिजनेसेस करते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी को जो है वो लिंच करते हैं। तो वो ये कहता है कि इसको स्टॉप करेगा। उसने कहा कि यहाँ तक कहा कि 51st स्टेट बना देंगे उसको, कनाडा को। डेनमार्क, सो डेनमार्क इज एन अलाई, कनाडा इज एन अलाई, और दीगर जो इस किस्म की जो बातें कर रहे हैं, पनामा जो रीजन में है, इससे पता चल रहा है कि अमेरिका इज गोइंग टू रीओरिएंट इट्स फॉरेन पॉलिसी। क्वाड की पॉलिसी जो मीटिंग थी वो भी इसी सिलसिले में थी। मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त एक ऐसे वेंचर में आ रहा है कि जहां पे कम से कम एटलीस्ट आई डू नॉट सी अ वॉर और अ फॉर्मल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन फॉर द नेक्स्ट 4 years, बल्कि जो चल रही हैं चीजें वो भी शायद सबडी हो जाएंगी। And he is going to reach out to Putin. He is going to reach out to Russia for a deal on Ukraine as well. वो ठीक है, लेकिन इश्तियाक साहब मुझे आप एक बात बताएं, जब आप एक ऐसी कन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज लेकर आते हैं, आप कहते हैं जी मैंने पनामा लेक जो है वो वापस ले लेना है, मैंने वो ग्रीनलैंड ले लेना है उनसे, हमने जो है वो कनाडा के जो है उसको अपना कोई 53rd स्टेट बना लेनी है, उनकी लाइन ही है उसको खत्म कर देना है। फिर आप इससे जब आप WHO को कहते हैं कि जी आपने आपने बल्कि धमकी नहीं दी, आपने कर ही दिया, उनका पूरा फंड बंद कर दिया, या नेटो के ऊपर भी वो आएगा, मुझे लगता है कि नेटो से भी वो नेटो का बहुत, तो उसने कहा है कि 5% को देना पड़ेगा उनको। वो भी उससे खफा है कि वो उससे लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी मैंने पीस लेकर आना है, मैं वो चाहता ही यही है कि वो एज ए पैसिफिस्ट जो है वो एक लीडर के तौर पर रुखसत हो और उसकी सारी पॉलिसी उस तरह चले। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि वो एक बिल्कुल ही जारहियत वाला उसका एग्रेशन है, वो अमेरिका को लेकर वो कुछ किसी हद तक भी जा सकता है। तो अब ये कैसे, हाउ डू यू बैलेंस, ये कैसे होगा, एक पर्सनैलिटी के दोनों जो रुख हैं ये तो फ्रिक्शन पैदा करेंगे ही करेंगे। जंग का ना होना अलग बात है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट, देखिए जो फ्रिक्शन है ना, वो फ्रिक्शन अमेरिका में इस वक्त जो पैदा होगी ना, वो अमेरिकन स्टेट विद इन स्टेट के साथ होगी इस बार ये थोड़ी सी अप्रोच को समझने की जरूरत है। ट्रंप हैज कम ऑन अ पॉपुलर वेट, और यही बातें वो करता आया है वो, जिसमें उसने कनाडा की बात की, डेनमार्क की बात की, और उसके अलावा उसने टैरिफ्स की बात की। उसने कहा कि बल्कि उसने अपने एक इलेक्शन रैली, मुझे अच्छी तरह याद है, मिशिगन में या पेनिसिल्वेनिया में, उसने कहा था कि बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, प्रोग्रेसिव स्टडीज करते हैं, क्रिटिकल एरियाज में डिग्रीज कमाते हैं, देन दे गो बैक टू द कंट्री एंड दे एनरिच देयर ओन इकोनॉमीज। उसने पहली दफा उसने मार्क डिपार्चर में उसने कहा था कि वो स्टूडेंट जिनकी यहाँ रिक्वायरमेंट होगी उनको यहाँ रिटेन किया जाएगा, उनको यहाँ पे प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, सो दैट द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका फ्लरिशेस। ये एक पॉइंट जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे किया। इसी तरीके से कनाडा और डेनमार्क का जो 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 आप बकौल आपकी जो कन्फ्रंटेशनल पैथ है, दैट कन्फ्रंटेशनल पैथ इज मेंट टू रीराइट एंड फिक्स द पॉलिसीज ऑफ अमेरिका इन इटसेल्फ। अब जैसे उसने जो जुमला कहा, उसने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल। इससे पहले जो ना अमेरिका की कन्वेंशनल पॉलिसी रही है कि टू इंपोर्ट ऑयल, और वैसे भी वो ऊपर फ्लस कंट्रीज में शामिल होता है जो नेट एक्सपोर्टर है वो ऑयल का।
और उनको रिजर्व रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दे हैव इनफ रिसोर्स। लेकिन उसके हाँ, बावजूद उसने इस बार कहा कि दे आर गोइंग टू ड्रिल, दे आर गोइंग हाँ, टू टेक आउट ताकि एनर्जी, एनर्जी प्राइसेस कम हो। ताकि प्राइसेस हाँ, कम हो और जो इंपोर्ट सिंड्रोम है उस पर कम से हाँ, कम डिपेंडेंस हो, ताकि इससे मिडल ईस्ट के साथ जो एक हमेशा अमेरिका की इक्वेशन रही है गिव एंड टेक और बार्गेनिंग वाला मामला, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वो ना हो। तो इससे पता चलता है कि वो ओनली टू बिल्ड द इकोनॉमी एट होम ही वांट्स टू टेक ऑन हिज ओन डीप स्टेट। दैट इज द मेन पॉइंट। ओके। अच्छा, चलिए मुझे एक और चीज बताइए। अभी देखिए, जब जैसे जयशंकर, हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में रीजनल, जब आप किसी भी जगह पे हो, आप रीजन के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, दैट इज बट नेचुरल। ऑब्वियसली इंडिया इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएस, और उन्होंने उनको दावतनामा दिया। हमने इस पे बात कर ली हुई है कि जी हमें नहीं आया, हमारे वजीर दाखिला हैं वो गए हुए हैं, टिकट के ऊपर गए, जो वो जैसे सब भी गए। जी, वो भी गए, टिकट कटा के गए हैं। वो बिलावल नहीं गए, बिलावल नहीं गए। तो पहले शोर था, लेकिन बिलावल हैजंट गॉन टू द यूएस, वो नहीं गए, वो खाली कहाँ नहीं गए, वो तो उधर ही है, वो भी वही है। अच्छा, मैंने तो यही ताजा नहीं खबरें तो नहीं, यही बिलावल और हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अच्छा, वो दोनों भी गए, एस्पायरेंट वो थे, और ठीक है। प्रोबेबली मीडिया रिपोर्ट्स तो यही है कि उन्होंने भी वो टिकट वगैरह ली थी उन्होंने, हाँ लेकिन जी, वो मुझे उसकी तस्वीरें उस पर सच नहीं शेयर हुई, तो इससे वो मुझे तस्वीरों की तो नौबत ही नहीं आई ना। वो जब सेरेमनी का वेन्यू चेंज हो गया तो हाँ दैट जी। वेंट डाउन अच्छा, ड्रास्टिकली। मुझे आपसे अब ये पूछना है कि देखिए, वो बात कर रहे हैं, अगर आप इंडिया लेकिन की बात। वो ख्वाहिशमंद जरूर थे ट्रम्प की जियारत जी करने जी की। जी जी, बिल्कुल। अब आप देखिए कि बात, अब आप देखिए डिस्कोर्स क्या है, अगर फर्क देखें ना डिस्कोर्स का, वहां डिस्कोर्स क्या हो रही है। ट्रम्प अभी आया, मतलब रेजिडेंट इलेक्ट था, तो जयशंकर वहां पहुंच जाते हैं और वो HP1 वीजा के ऊपर बात करते हैं। उनको फिक्र है कि जी हमारे वहां, अभी उन्होंने फिगर भी रिलीज किए हैं, सोशल मीडिया पर आ गए थे कि जी 18,000 के करीब इलीगल जो इंडियंस है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है भी, आई थिंक वो ऑफिशियली है कि जी हम उनको वापस बुलाएंगे। वो पहले से चले गए, वहां HP1 वीजा की बात हुई, वो आई एम श्योर वो और भी ज्यादा है, वो उनकी सारी अवाम, मतलब कहने का मेरा मकसद है कि इंडिया की सारी अवाम, अवाम जो है अवाम से रिलेटेड पॉलिसीज है, अवाम दोस्त पॉलिसीज है, वो अवाम के लिए गए हैं, अपनी जब बात करके आए हैं सारा। उनको फिक्र है कि भाई किस तरह से ये अफेक्ट करेगा। उनको इससे ज्यादा फिक्र है कि भाई हमारे लोग किस तरह सफर करेंगे, बजाय इसके कि ये फिक्र हो कि जी हमारा तेल आएगा तो वो किस तरह से अफेक्ट हो जाएगा, हमें कर्जा मिलेगा तो वो किस तरह से अफेक्ट होगा। पाकिस्तान के हवाले से डिस्कोर्स क्या था, ये था कि जी इमरान खान, अब वो आएंगे तो इमरान खान को रिलीज हो जाएगा, मिल जाएगा। या हमारा ये डिस्कोर्स था कि जी किसको इनवाइट किया, किसको नहीं इनवाइट किया। इसके अलावा या एक और डिस्कोर्स हुआ था कि बाइडेन के जाने से पहले उनकी जो टीम थे, जो वहाँ के असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग थे, वो हमें धमकियां दे रहे थे कि जी आप लोगों के, वो हम पे एम्बार्गो लगाया भी, हमारी एक गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसको उन्होंने सैंक्शंस लगाई, उसको बैन किया। और जाते जाते उनका एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह गया कि जी आपने तो ऐसे खतरनाक मिसाइल बनाया जो अमेरिका तक आ जाए। तो जी, ये इसमें मैं स्टैंड। आपने जहां तक बात की कि मतलब इंडिया का जो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी रही है अमेरिका में, वो कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से ही वो रहा है। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को बड़ा बड़ा मतलब एक माइन्यूटली गार्ड किया है वहां पे, और लॉबिंग वगैरह के हवाले से भी इंडियंस का कोई मैच नहीं है। हम तो कहीं मैच नहीं, मार्केटिंग कहीं की हवस आसपास की मैच में नहीं। आसपास भी नहीं है। और हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा शायद इतना विजन भी नहीं है, क्योंकि हम्म, हमारी जो हर एडमिनिस्ट्रेशन आती है, हर गवर्नमेंट आती है, वो टाइम बार्ड होती है। वो सिर्फ इनवर्ड लुकिंग में ही उसका आधा वक्त गुजर जाता है, और हम्म, फिर जो है वो मामला रहे। तो लेकिन इसमें मैं अब ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन जो है ना एक रीसेट की तरफ जा रहे हैं, और वो जाने भी चाहिए, क्योंकि वो कैसे। प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। अब पाकिस्तान की हम तो कहते हैं कि हम पिवट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वगैरह है, लेकिन बहुत सारी चीजें रीजन में अतराफ में चेंज हो गई हैं। वो ये कि आपको अमेरिका चाइना से खुद डायरेक्टली बात करने में, एंगेज करने में, डील करने में इंटरेस्टेड है, और इंडिया एक फैक्टर है, लेकिन इट्स नॉट द अल्टीमेट फैक्टर। और अफगानिस्तान में हालात चेंज हो गए हैं। अमेरिका को अब अफगानिस्तान में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, और बल्कि उसने तो ये तक कहा है कि वो जो मतलब हरीड एवैक्यूएशन हुई थी, उसको वो इंक्वायरी भी करवाएगा वो। तो वो सिर्फ तालिबान को, हालांकि सेकंड टर्म अमेरिकन आशीर्वाद से ही वापस आए हो, लेकिन वो तालिबान के साथ डील करने में इंटरेस्ट होंगे। वो अमेरिका में मतलब आर्मामेंट वगैरह का कोई इस किस्म का ज्यादा ज्यादा होगा तो काउंटर
टेररिज्म पे एंगेजमेंट होगी। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट, मतलब वो जो हम उनको सेल करते थे ना कि भाई हमारे पास हमारे हमारे बेसिस है, हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हमें पैसे मिल जाएंगे, और कोई नया कहीं भी कोई नया मार्का बोल दें तो अमेरिका की तरफ देख के कि हमें आप यूटिलाइज करें, वो चीजें चेंज हो गई तो रीसेट की तरफ जाए। और ये मैंने आपके किसी शो में पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को कंपोजिट डायलॉग दोबारा शुरू करने की जरूरत है अमेरिका के साथ, क्योंकि बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देयर आर सो मेनी अदर इंटरेस्ट दैट कन्वर्ज विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें एजुकेशन का है, यूएस एड का है, और इसके अलावा जो है वो सोशल डेवलपमेंट का है, क्लाइमेट चेंज का है, एनर्जी पर है, और इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट का, ये तमाम एरियाज को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक नए कंपोजिट डायलॉग की जरूरत है। और ये जो हमारे यहाँ डिबेट अभी जो कुछ अरसे से चलती रही ना कि मतलब अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो वो मतलब इमरान खान की रिलीज का सबब बनेगा, ये वो जो है ना, ये विंडो ड्रेसिंग के लिए और एक्सिजेंसी टॉक के लिए तो ठीक थी, लेकिन मैं अपने ये समझता हूँ कि शायद रिपब्लिकन्स को पीटीआई से उनकी पॉलिसी से फायदा पहुंचा हो, लेकिन अभी तक वो रिसीविंग एंड पे ही है। लेकिन अब चूंकि इमरान खान ने भी कह दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ चूंकि उसने भी कहा है कि वो लीगल प्रोसेस के तहत जो भी होगा उसके मामला देखेंगे, तो वो डिबेट तो बिल्कुल हटके रह गई है। तो क्योंकि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक मसला है, जो उनके खान के इनकारपोरेशन का, उसकी रिलीज का और उसके केसेस का, वो एक बिल्कुल ही एक अलग मसला है। तो अब जो जिस चीज की जरूरत है, इस हाइपर डिबेट को दूर रखते हुए पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे, पाकिस्तान से अपने लॉन्ग टर्म अमेरिकन, क्योंकि ज़ाहिर है नया अमेरिकन एम्बेसडर भी आएगा यहाँ पे, मामला दीगर होंगे, तो पिछले 2-2.5 साल के जो वन वे ट्रैफिक थी उसको टू वे ट्रैफिक करने की जरूरत है, और पाकिस्तान को क्रिटिकली अमेरिका को इंगेज करने की जरूरत है। अमेरिका इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका इज अ वेरी वाइटल पार्टनर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, in terms of military procurement, in terms of counter-terrorism in the region, and in terms of maintaining the security balance in the region as well. तो इस्लामाबाद को वॉशिंगटन के साथ बहुत प्रोएक्टिवली इंगेज करना चाहिए। लेकिन बात यह है इश्तियाक साहब कि ठीक है प्रोएक्टिवली आप इंगेज करें, लेकिन एक बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारी रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम वो कहते हैं ना कि हम खुद कमाना होता है ना कि आप अपने लिए कुछ खुद भी करें ना। हमारा देखिए, आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है लेकिन बड़े हैवी दिल के साथ लिखा है। अब हमारे पास है ही कुछ नहीं बेचने, हम क्या बात करते हैं कि जी हमारे पास, आपसे कह रहा था अभी कि हमारी जो वो वाइब्रेंसी थी पहले, वो वाइब्रेंसी नहीं रही है। वाइब्रेंसी पहले हम क्या करते, हमने मुझे लिखना, मेरे पास मतलब हम इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं, हमारे देखिए इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डेवोस गए हुए हैं, और वहां वो बात क्या कर रहे हैं कि जी हमारे पास अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट की अचीवमेंट ये होती है कि $1 बिलियन कहीं से मिल जाए। एक ऐसा यही तो बताना चाह रही हूँ कि ऐसा मुल्क जो रिसोर्सफुली रिच है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी और इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, वो उसकी जिंदगी का हासिल मकसद $1 बिलियन होता है। वो चाहे उन्होंने बात वहां क्या की, उन्होंने कहा कि जी हमने तो अचीवमेंट क्या है कि जी हमने IMF से इतना $1 बिलियन ले लिया, हमें वर्ल्ड बैंक ने इतना प्लेज कर दिया, हमने रेमिटेंसेस इतने आगे। ये 3 चीजें हमारी कुल कायनात है। IMF से पैसा हमें कितना मिलता है, वर्ल्ड बैंक या एशिया डेवलपमेंट बैंक या दूसरे जितने भी और मल्टीलैटरल वो डोनर एजेंसीज है, वो हमें कितना पैसा दे देंगी, और तीसरा हमें रेमिटेंसेस कितने आगे। चौथी बात तो हमारे पास कोई है ही नहीं करने के लिए। मैं अपने बहुत ही खतीर से मतलब मुताले के साथ और बहुत ही हम्बली मैं ये सबमिट करना चाहूंगा कि हमें 3 सिंड्रोम से पाकिस्तान को फौरन बाहर निकालना पड़ेगा। एक तो है सबसे पहले तो अपीसमेंट सिंड्रोम, हम फौरन अपीसमेंट में चले जाते हैं। अब अपीसमेंट सिंड्रोम, दूसरा है बेगिंग सिंड्रोम, अपीसमेंट सिंड्रोम, बेगिंग सिंड्रोम, और तीसरा है डिपेंडेंसी सिंड्रोम। अगर इन 3 चीजों को आप उस वक्त बाहर निकालेंगे जब अपनी आप नेशनल सेल्फ रिलायंस, नेशनल रेजिलियंस, अपनी नेशनल प्राइड को आप उजागर करेंगे, यू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड, और उसके बाद यू गो एंड टॉक टू एनी कंट्री। देखिए इंटरडिपेंडेंस हर मुल्क के दरमियान होती है। वो जैसे पुराने जमाने में कहा करते थे कि शाह भी कर्जे लिया करता था, बादशाह भी किसी जमाने में दूसरों से कर्जे लिया करते थे। तो कर्जे एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो मोडस ऑपरेंडी
of dialogue है, modus operandi of interaction है, that should always be on national pride. If you're going to do away with these syndromes, Pakistan is going to rise and Pakistan will be the new shining reality. थैंक यू वेरी मच इश्तियाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जल्दी हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much. ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।